तो आज के इस वाले लेक्चर में भाई हम लोग समझेंगे कि हम कौन-कौन सी टूल्स और टेक्नोलॉजीज़ है जिनका यूज़ करने वाले हैं अपने डेटा साइंस कोर्स के अंदर या फिर अपने डेटा साइंस जर्नी की शुरुआत में। तो सबसे पहले मैं बात करूँगा कि हम कौन-सी लैंग्वेज का यूज़ करने वाले हैं। तो अपने डेटा साइंस कोर्स के अंदर हम यूज़ करेंगे भाई पाइथन को। तो व्हाई पाइथन भाई व्हाई हम पाइथन का क्यों यूज़ करने वाले हैं? सबसे पहले यही ख्याल आएगा भैया कि हम पाइथन का क्यों यूज़ करेंगे? तो यार पाइथन का यूज़ हम इसलिए करेंगे क्योंकि पाइथन भाई सालों साल से इवॉल्व होती हुई आ रही है। सबसे पहला रीज़न है ईज़ ऑफ यूज़ भाई। पाइथन का सिंटैक्स क्या है? ईज़ ऑफ यूज़। पाइथन का सिंटैक्स बहुत आसान होता है, इसको सीखना और भाई एकदम से उसको ग्रास्प करना बहुत ज़्यादा ईज़ी हो जाता है। ऐसा लगता है जैसे हम इंग्लिश के अंदर कोड लिख रहे हो हैं। इस तरीके का पाइथन का सिंटैक्स होता है, तो उसको समझना बहुत ईज़ी होता है। सेकंड बहुत सारी लाइब्रेरीज़ ऑलरेडी लिखी जा चुकी हैं। पाइटॉर्च हो गया, टेंसरफ्लो हो गया, scikit-learn हो गया, जिनके अंदर एमएल के एल्गोरिदम लिखे पड़े हैं भाई। 8-8 10-10 सालों से हम लोग उन एल्गोरिदम का यूज़ कर रहे हैं, एमएल मॉडल्स बना रहे हैं। बट वो ट्राइड एंड ट्रस्टेड मॉडल्स हैं जो कि वो लोग बनाते हैं, वो किससे बना रहे हैं भाई? इन्हीं लाइब्रेरीज़ का यूज़ तो कर रहे हैं। तो ये लाइब्रेरीज़ भी तो ट्राइड और ट्रस्टेड हो गई ना, जैसे चैटजीपीटी वगैरह ये सब ये कहाँ से आए? ये इन्हीं चीज़ों का यूज़ करके बने हैं। सो या इसके अंदर बहुत अच्छा लाइब्रेरीज़ का सपोर्ट है, इसलिए हम इस लैंग्वेज का यूज़ करने वाले हैं। तो बेसिकली अब तुम क्या करोगे भाई, जाओगे ऐसे गूगल पे और यहाँ पे लिख दोगे पाइथन और इसे यहाँ से डाउनलोड कर लोगे। हमें ऐसा नहीं करना है। अगर नॉर्मल केस होता, हम पाइथन सीख रहे होते या कुछ और केस होता, तो हम क्या करते हैं, हम यहीं से इसको डाउनलोड कर लेते हैं। पाइथन की ऑफ़िशियल वेबसाइट है python.org और हम क्या करते हैं, यहाँ से पाइथन को इंस्टॉल करते हैं और वीएस कोड के अंदर रन कर लेते हैं। बेसिकली इसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इस पर्टिकुलर कोर्स के लिए हम यूज़ करने वाले हैं एनाकोंडा। सो या एनाकोंडा डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है? तो देखो बेसिकली पहले हम 8-10 साल पहले की बात करें तो यार जो लैपटॉप्स या फिर जो डिवाइसेस हुआ करते थे जिसपे हम डाटा साइंस परफॉर्म करते थे वो इतने वो इतने हार्डवेयर स्ट्रांग नहीं हुआ करते थे। 8 जीबी रैम होना बहुत बड़ी बात हुआ करती थी भाई। एक एक दो दो चार 3 या 4 जीबी हाईएस्ट रैम हुआ करती थी लैपटॉप्स के अंदर। और तो क्या होता था, हम फालतू उसमें चीज़ें नहीं रखना चाहते थे। हम जितना यूज़ करते थे सिर्फ उतना ही डाटा रखते थे और बात खत्म। उसको यूज़ करा उसको भी डिलीट कर दिया करते थे। इस तरीके का यूज़ केस रहता। लेकिन अब क्या हो गया, अब भाई स्टोरेज और जो रैम रोम दोनों चीज़ें होती हैं वो काफ़ी ज़्यादा क्वांटिटी में मिलती हैं। इतना हम यूज़ भी नहीं कर पाते, इतना हमारे लैपटॉप में जनरली मिल जाती है। एनाकोंडा ने अपना एक डिस्ट्रीब्यूशन निकाला। इसके अंदर इसने बोला एक काम करो, आपको डेटा साइंस करनी है, आपको एल्गोरिदम बनाने हैं, आप कहाँ फालतू इधर-उधर चीज़ों को डाउनलोड करते हैं। हम आपको एक फुल पैकेज देते हैं, उस पैकेट को आप डाउनलोड करो, उसके अंदर आपको सारी एसेंशियल लाइब्रेरीज़ मिल जाएँगी। सब कुछ मिल जाएगा जो कि हमें चाहिए एक डाटा साइंटिस्ट बनने के लिए या फिर जो डेटा साइंस में यूज़ की जाती हैं, लाइक नमपाई हो गया, पांडास हो गया, टेंसरफ्लो हो गया, सब चीज़ इसके अंदर प्री इंस्टॉल्ड आने वाली है। इसलिए हम लोग इसका यूज़ करते हैं। ऐसा नहीं है कि अगर हम इसका यूज़ नहीं करेंगे तो अपनी डेटा साइंस नहीं कर पाएँगे, हम कर सकते हैं। हम वीएस कोड में भी कर सकते हैं, लेकिन वही बात आती है, हम क्या करना चाहते हैं ईज़ी यूज़, हम ईज़िली हर चीज़ का एक्सेस चाहते हैं और ईज़िली हर चीज़ का यूज़ करना चाहते हैं। इसका साइज़ बड़ा होता है, लगभग 5 साढ़े 5 जीबी का होता है, लेकिन इट विल बी वर्थ इट। ट्रस्ट मी गाइस, इट विल बी वर्थ इट एंड बेस्ट डिसीजन ऑफ योर लाइफ। तो या एनाकोंडा डिस्ट्रीब्यूशन। अब मैं बात करूँगा एक और चीज़ की, मिनीकोंडा। मिनीकोंडा डिस्ट्रीब्यूशन। अब मिनीकोंडा डिस्ट्रीब्यूशन क्या है? तो भाई मिनीकोंडा भी एनाकोंडा का ही एक डिस्ट्रीब्यूशन है। अगर आप चाहते हो बिल्कुल चीज़ें बेयर मिनिमम पे रखना, मतलब कुछ लाइब्रेरीज़, कुछ गिनती की लाइब्रेरीज़ हों और वो एनवायरनमेंट मिल जाए जो एनाकोंडा के अंदर होता है, तो आप मिनीकोंडा को भी प्रेफ़र कर सकते हो। लेकिन आई डोंट थिंक हमको करना चाहिए, हम एनाकोंडा की तरफ जाइए क्योंकि इसके अंदर हमें सारी ही लाइब्रेरीज़ मिल जाएँगी। मिनीकोंडा के अंदर हमें कुछ गिनती की ही गिनी-चुनी लाइब्रेरीज़ मिलेंगी, जो कि शायद हमें फुलफ़िल ना हो, हमारे लिए कंप्लीट ना हो। अब एक और चीज़ के बारे में बात करना चाहूँगा मैं, जो कि हम यूज़ करने वाले हैं कोड लिखने के लिए, जुपिटर नोटबुक। अब तुम लोग सोचोगे भैया जुपिटर नोटबुक क्या, हम भाई बीएस कोड पे क्यों नहीं लिख लेते? बीएस कोड भी तो पढ़ा है ना, हमारे कंप्यूटर में फालतू स्टोरेज भरनी है। तो यार देखो जुपिटर नोटबुक अगर ऐज़ अ हम बिगिनर डेटा साइंस शुरू कर रहे हैं, तो जुपिटर नोटबुक बेस्ट आईडीई होने वाली है हम लोगों के लिए। क्योंकि ये हमें अलाउ करती है चंक्स बाय चंक्स को कोड कोड को रन करने में। अब तुम लोग सोच रहे होगे चंक्स बाय चंक्स कोड को रन करना है, इसका कुछ सेंस नहीं बना। तो टेंशन मत लेना, आने वाले टाइम में हम देखेंगे। तुम खुद समझ जाओगे कि भाई कितना मस्त है जुपिटर नोटबुक और हमें इसे क्यों यूज़ करने को कह रहा था मैं और इसका क्या इस्तेमाल है करेंगे हम। हम इसमें ही सारा कोड लिखने वाले हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि यही है, एक होता है पाइचार्म,
ये जेटब्रेन्स देते हैं, जेटब्रेन्स की तरफ से बनाया गया भाई पाइथन, ये भी बहुत बेहतरीन आईडीई है जो कि पाइथन कोड को लिखने के लिए बनी है और इसके अंदर भी डेटा साइंस के भाई टूल्स डले हुए हैं, जिससे तुम डेटा साइंस सीख सकते हो। लेकिन अभी एज़ अ बिगिनर हम जुपिटर के ऊपर स्टिक करेंगे, अगर आप चाहो तो इसको एक्सप्लोर कर सकते हो खुद से आके, इतना कोई कठिन नहीं है, आप डॉक्यूमेंटेशन पढ़ो, एक्सप्लोर करो और इसका भी यूज़ करना सीखो। नई-नई चीज़ें एक्सप्लोर करोगे तभी तो आगे बढ़ोगे ना। ये ऑल ओवर चीज़ें थी जो कि हम यूज़ करने वाले हैं और इसके संग मैं बताऊँ तो आपको एक और टूल के बारे में बता सकता हूँ जो कि है कर्सर एआई। अगर इसके बारे में नहीं जानते हो तो भाई पता नहीं कहीं कहीं जी रहे हो भाई तुम लोग। ये भी बहुत ज़्यादा पॉपुलर है आज के ज़माने में। कर्सर एआई क्या है भाई? कर्सर आईडी क्या है? इसकी आईडी नहीं दिख रही। या ये रहा कर्सर आईडी। सेम लिंक है। कर्सर आईडी क्या है, ये भी एक आईडी है जिसके ऊपर हम कोड लिखते हैं, लेकिन इसके अंदर हमें एजेंट्स मिलते हैं, इसके अंदर हमें एआई इंटीग्रेशन है जो कि हमारा कोड ऑटोमेटिकली डिटेक्ट कर सकता है, लिख सकता है। लेकिन इसका हम बिल्कुल भी यूज़ नहीं करने वाले क्योंकि हम एक बिगिनर हैं, हमको सब कुछ सिंटेक्चुअल लेवल पे एकदम कॉन्सेप्चुअल लेवल पे सीखनी है और लर्न करनी है। सो इसका हम कभी भी अभी तो फिलहाल यूज़ नहीं करने वाले। ये सब चीज़ें सीनियर लोगों के लिए होती है, सीनियर डेवलपर, सीनियर डेटा साइंटिस्ट ये सब यूज़ करते हैं ताकि रिपिटेशन को रोक सकें। इन्हें पता है कि जो कोड ये एआई लिखेगा उसका मीनिंग इन्हें पता होता है, इसलिए इन सारी चीज़ों का यूज़ करते हैं और अपना टाइम बचाते हैं। लेकिन हम एज़ अ बिगिनर इसका यूज़ नहीं करने वाले हैं। सो या आज की वीडियो में इतना ही। आज हमने सारे टूल्स और एसेंशियल्स के बारे में पढ़ लिया। मिनीकोंडा क्या होता है, एनाकोंडा क्या होता है, हमको कौन-सा यूज़ करना चाहिए, हम नॉर्मल बीएस कोड में कोड क्यों नहीं लिख रहे हैं, हम मिनीकोंडा या एनाकोंडा का यूज़ क्यों कर रहे हैं, हम जुपिटर नोटबुक का यूज़ क्यों कर रहे हैं। तो जैसे-जैसे हम आगे बढ़ेंगे आप लोगों को और अच्छे से नॉलेज मिल जाएगी कि हम एनाकोंडा को क्यों यूज़ कर रहे हैं, जुपिटर को क्यों यूज़ कर रहे हैं, पाइथन को यूज़ क्यों नहीं कर रहे, वीएस कोड पे कोड क्यों नहीं लिख रहे हैं। तो इसकी बिल्कुल भी टेंशन मत लेना, जैसे-जैसे हम कोर्स में आगे बढ़ेंगे आपको बेटर अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी कि ये आसान है कि वीएस कोड पे कोड लिखना। ट्रस्ट मी आपको ये बहुत पसंद आने वाला है और शायद ही आप छोड़ो एनाकोंडा को। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय।